हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण में उसको किस प्रकार से सफलता हासिल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत पर आक्रमण में तुर्कों की सफलता के क्या कारण रहे या राजपूतों की या भारतीय राजाओं की हार के क्या कारण रहे। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के विरुद्ध भारतीय राजाओं की हार या पृथ्वीराज चौहान की हार एक आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि भारत में उसका साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था। वह एक बहुत बड़ा राज्य था जो कि गौर के राज्य से काफ़ी बड़ा था। वहीं हम सैनिकों की संख्या की बात करें तो हमारे पास में सैनिक संख्या भी ज़्यादा थी, जबकि वह विदेश से यहाँ आया था तो उसके सैनिकों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी। फिर भी क्या ऐसे कारण रहे कि भारत में तुर्कों को सफलता मिली और पृथ्वीराज चौहान को उसके सम्मुख असफल होना पड़ा। समकालीन इतिहासकारों में से मिन्हासु सिराज की बात करें और हसन निज़ामी, तो दोनों ही तुर्कों की विजय का कोई भी कारण नहीं लिखते हैं। पर अंग्रेजी इतिहासकारों में, जिसमें एल्फिंस्टन और विंस्टन स्मिथ और लेनपूल मुख्य हैं, जो ये लिखते हैं कि भारत में उनकी जीत के क्या कारण रहे। एल्फिंस्टन कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की सेना में ओक्साना प्रदेश और सिंध के मध्य की जो जुझारू और लड़ने वाली लड़ाकू जातियां थीं, वे सैनिक भर्ती थे और उन सैनिकों ने अन्य प्रदेशों में भी, मध्य एशिया के अन्य प्रदेशों में भी युद्ध लड़े थे, तो उनको युद्ध का अनुभव भी था और यही कारण था कि वे भारत में भी आसानी से विजय प्राप्त कर सके। लेनपूल इससे सहमति रखते हैं। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि उनके आक्रमणकारी जो थे वे ज़्यादा अच्छे योद्धा थे, और इसका कारण वे कहते हैं क्योंकि वे शीत प्रदेश से रहने वाले थे और मांसाहारी थे। इस कारण से उनमें अधिक बल था और उनमें अधिक शक्ति थी, इसीलिए वे लंबे समय तक युद्ध कर सके और जीत भी गए। हम भारतीय अगर राजाओं की बात करें तो भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम जदुनाथ सरकार को कोट करना चाहेंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि उनकी विजय के कारण, तुर्कों की विजय के कारण जो थे, वे उनकी समानता और सामाजिक एकता, उनकी भाग्यवादिता और उनका अपने अल्लाह में विश्वास और मुसलमान सैनिकों का शराब न पीना तुर्कों की सफलता का मुख्य कारण रहा। के निज़ामी ने कहा है कि भारतीयों की, हिंदुओं की, यानी सामाजिक व्यवस्था और जाति भेद जो अंतर है जातियों का, उसने हिंदुओं की संपूर्ण सैनिक व्यवस्था की दुर्बलता को सामने ला दिया। आरसी मजूमदार कहते हैं कि आंतरिक दुर्बलताओं को हम इसका दोष दे सकते हैं। इसमें जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद का उत्थान, स्त्रियों की हीन स्थिति मुख्य रूप से हिंदुओं की पराजय का कारण रही। के.एस. लाल ने कहा है कि राजनीतिक एकता के अभाव से उत्पन्न सामाजिक उच्छृंखलता और विभाजन मुख्य रूप से हार का कारण रही। वहीं वो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ गुप्तचर विभाग की एक कमी रही और रणनीति की जो दुर्बलता रही, वह भी के.एस. लाल ने पृथ्वीराज चौहान की या राजपूत राजाओं के हार का मुख्य कारण माना है। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव कहते हैं कि राजनीतिक एकता का अभाव ही मुख्य रूप से हारने का कारण रहा, और इसी के साथ साथ सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्कों की अच्छी रणनीति, उनका सैनिक संगठन, उनके सैनिक साधन उनको विजय दिलाने में सक्षम रहे। तो इस तरह से हम अगर पराजय के कारण देखें तो हम कुछ कारणों को
पे बात कर सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य जो था वह ये कि यहाँ की राजनीतिक दुर्बलता जो हारने का मुख्य कारण रही। राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। हर राजा अपने आप को ज़्यादा वीर समझता था और सिर्फ अपनी ही यश की प्राप्ति और अपने ही बल पर वह किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उत्साहित रहते थे। वे कहते थे कि विदेशी शत्रु के समक्ष उनका राज्य धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है और इसके लिए वे अन्य राजाओं को अपने साथ में जोड़ भी नहीं पाए, क्योंकि उनके अपनी श्रेष्ठता अन्य राजाओं से उनको अलग रखती। आरसी दत्त लिखते हैं इसके लिए कि राजनीतिक पतन यानी कि दुर्बलता जो थी वह राजनीतिक पतन का मुख्य कारण बनी थी। वो इसके लिए जागीरदारों को भी उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि जागीरदार जो थे वे अपनी ही सेना और अपनी जागीर का एक स्वामी होता था और वह अपनी सेना को राजा की सेना में लड़ने के लिए भेजता था, जिसकी स्वामी भक्ति अपनी जागीरदार के प्रति होती थी। और जागीरदार की विभिन्न जागीरदार मिलकर के एक सेना राजपूत सेना बनाते थे जो किसी एक मुख्य राजा के अंतर्गत लड़ा करती थी। तो अलग अलग टुकड़ों को इस प्रकार से जोड़ करके बनाने वाली सेना कभी भी एक लक्ष्य या किसी एक राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती थी। यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान न केवल अपनी सेना वरन राजस्थान और अन्य राज्यों की सेनाओं को अपने साथ में जोड़ करके युद्ध के लिए आगे बढ़ा और वह इसमें असफल रहा। सामाजिक दुर्बलता को भी कारण मानते हैं कि ब्राह्मणवाद का जोर और क्षत्रिय वंश की अपनी श्रेष्ठता में विश्वास अन्य जातियों को अपने समकक्ष न ला सका, न अपने साथ में मिला सका, जिसकी वजह से अन्य जातियों ने युद्ध के समय में अपने आप को विमुख रखा और उन्होंने राजा के युद्ध के लिए किसी भी प्रकार से अपने को नहीं जोड़ा। के निज़ामी ने लिखा है कि जाति व्यवस्था ने राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति को दुर्बल किया, क्योंकि युद्ध करना एक विशेष वर्ग का ही कर्तव्य माना गया था। फिर हम मुख्य कारण के रूप में देखना चाहें तो सैनिक कारण युद्ध का हार का मुख्य कारण रहा था। सैनिक दुर्बलता तो इस युद्ध में हारने से स्पष्ट हो ही चुकी थी। यह माना है कि तुर्की आक्रमणकारियों का सैनिक संगठन, युद्ध नीति, शस्त्र, योग्य नेतृत्व भारतीयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था और वही उनकी सफलता का मुख्य कारण बना था। उनका युद्ध करने का आदर्श और लक्ष्य राजपूत राज्यों के लिए डिफरेंट होता था, जबकि तुर्कियों के लिए स्पष्ट था कि वे इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हिंदू राजा जो थे वे अपने नियमों के अनुसार लड़ते थे कि उन्हें अपनी श्रेष्ठता को ही सिद्ध करना है। दूसरा कारण अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सैनिक संगठन जो सामंतवादी था और सामंतों के संरक्षण में लड़ा गया युद्ध कभी भी सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति में वह अनुशासन या हर सेना में वह अनुशासन नहीं था और वह संगठन नहीं था जो एक संयुक्त सेना में चाहिए था। तीसरा कारण, राजपूत राज्य जो थे या राजा जो थे वे युद्ध जो लड़ते थे हाथियों से लड़ते थे, जबकि उनके शत्रु के पास में इस समय तेज घोड़े थे और वे घोड़े उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से ले जाते थे। इस कारण से वो युद्ध के मैदान में भी तत्परता से भागे। फिर जो
राजस्थान के राजपूत राज्य थे वे अभी तक तलवार से लड़ रहे थे, जबकि मोहम्मद गोरी के सैनिक जो थे वे छोटे धनुष और बाणों से लड़ रहे थे, और वे घोड़े पर सवार होते हुए भी इन छोटे धनुष बाणों को आराम से और तेजी से यूज में ले लिया करते थे। इस कारण से वह युद्ध में सरलता से सेना को खत्म करने में सक्षम रहे थे। के निज़ामी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि तुर्की सेना की गतिशीलता ही उनके संगठन का मूल आधार थी। वह युग घोड़े का था और घोड़ों ने ही उनको विजय दिलाई थी। और जदुनाथ सरकार भी स्पष्ट लिखते हैं कि मध्य एशिया के घोड़े सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और वे घोड़े इन लोगों के या तुर्की सेना के पास में थे। इसीलिए वे अपनी रसद, अपनी सामग्री, सैन्य साधन, इन सबको तत्परता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहे, जबकि भारत में हाथियों के प्रयोग के कारण और बैलगाड़ियों पे सामान ले जाने के कारण रसद और सैनिक साधन जो थे वे बहुत धीमी गति से पहुंचते थे। हाथी कई बार तीर लगने से पलट भी जाते थे और अपनी ही सेना को रौंदते हुए निकल जाते थे। फिर सेना को जिस तरह से संगठित किया गया था, हमारे यहाँ राजपूत राजाओं की सेना के 3 भाग हुआ करते थे, केंद्रीय भाग, वाम भाग और दाया भाग, जबकि हम तुर्की सेना में देखते हैं कि उनके पास में इन 3 के अलावा एक रक्षित सेना हुआ करती थी और एक अग्रगामी, यानी 5 भाग होते थे। अग्रगामी सेना का कार्य था कि वह युद्ध से पहले ही आगे जा कर के शत्रु की सेना का जायजा लिया करती थी, उनके पास में क्या साधन है, कहाँ उन्होंने डेरा डाला है, उनकी स्थिति क्या है, पहाड़ कितनी दूर है, वे किस प्रकार से आक्रमण कर सकते हैं, उनकी व्यूह रचना किस प्रकार से होगी, इन सब की जानकारी वह अग्रगामी सेना शत्रु सेना की लोकेशन को देख करके निर्धारित कर लेती थी, जबकि हमारे पास इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर उनकी रक्षित सेना ने हमेशा उनको विजय दिलाई, क्योंकि रक्षित सेना जब तीनों भाग की सेना काम में आ जाती थी तो एकदम से या काम में नहीं भी आए तो भी अचानक से हमला करने में वह सक्षम रहती थी, और इस अचानक के हमले को राजपूत सेना एकदम से औचक रह जाती थी और वह समझ नहीं पाती थी कि यह वार कहाँ से हुआ। तो वह अपने सामने की सेना को संभाले या रक्षित सेना का अचानक से हुआ आक्रमण को संभाले, इस कारण से वह सामना करने में अक्षम रहते थे और युद्ध आसानी से तुर्की सेना के हाथ में चला जाता था। तो इस प्रकार से सहसा आक्रमण ने हमेशा ही उनको विजय दिलाई थी। फिर राजपूतों की रणनीति जो है वह भी मुख्य रूप से रक्षात्मक ही रहती थी। वे अपने स्वयं की रक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित रहते थे और वे उस रक्षात्मक नीति के तहत अचानक ना तो आक्रमण करते थे, न ही वो किसी अन्य युद्ध के नियमों को उल्लंघन करते थे, यानी कि न तो रात में आक्रमण करना, न ही अचानक से आक्रमण करना। वे युद्ध भेरी के साथ सुबह शुरू करते थे और शाम को ही ख़त्म करते थे। तो युद्ध के नियमों से वह इस तरह से किसी खाली हथियार के बिना अगर कोई शत्रु है तो वह उस पर भी आक्रमण नहीं करते थे। पीठ पर आक्रमण करना भी उनके युद्ध नियमों में नहीं था। तो इस तरह से वे यह सब उनकी दुर्बलता ही हुई, जब दुर्बलता साबित हुई, जबकि तुर्की सेना इस प्रकार के किसी भी नियमों से नहीं बंधी हुई थी। फिर गुप्तचर विभाग का अभाव होने के कारण वह अपनी सेना को वो सब बातें नहीं पता कर पाए जो अन्य सेना युद्ध पे आक्रमण करने से पूर्व निर्धारित कर रही थी। अन्य कारणों में हम देखें तो एक भावनात्मक कारण भी पराजय का एक कारण बना। राजपूत लोगों ने युद्ध किया मगर वह मुख्यतः अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए करते थे। इसके विपरीत तुर्की सेना जब आक्रमण करती थी तो उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि वह इस्लाम की प्रतिष्ठा को बढ़ाए और इस्लाम का प्रसार करे। इसके लिए मुस्लिम सैनिक हमेशा तैयार रहते थे, जो कि हिंदुओं में धर्म कहीं पर भी
एक कारण नहीं बना कि वह अपने शत्रु को हरा सके। दूसरा, धन की लालसा तुर्की सेना के लिए बहुत बड़ा एक आक्रमण का कारण रहता था। लूटमार की इच्छा, तो वह जो भी धन प्राप्त करती थी वह उस धन का कुछ हिस्सा सैनिकों को भी मिलता था, इसलिए उनको यह ज़रूरी था कि वे उत्साह के साथ में आक्रमण करें और युद्ध में जितना भी धन प्राप्त कर सकते हों और इस्लाम का प्रसार कर सकते हों वह करें। तो ये कुछ मुख्य व्यवहारिक कारण थे जिनके कारण से तुर्की सेना की विजय हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ कारण भारतीय इतिहासकारों ने दिए हैं जो ये कहते हैं कि भारत में समाज युद्ध में हार का एक मुख्य कारण बना और आर्थिक दृष्टि से भारत जो इतना समृद्ध था उसने अपनी समृद्धि को कभी भी प्रयोग में नहीं लिया, यानी कि वे उस समृद्धि के आधार पर अपनी सेना का अच्छा सा संगठन करते, अच्छे साधन प्रयोग में लेते, वह उन्होंने प्रयोग में नहीं लिया और यही कारण था कि उस आर्थिक समृद्धि का फ़ायदा विदेशियों ने उठाया और वे चूँकि अपनी सेना को समृद्ध नहीं कर पाए इसलिए उनको युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। एक कारण जैसा कि अल बरूनी बताता है कि भारतीय अपनी संस्कृति और धर्म को ही श्रेष्ठ मानते रहे, वो उसी में ही अपना दंभ महसूस करते थे, यानी वो सोचते थे कि वे जो भी हैं वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उसका इस कथन से उसका तात्पर्य यह था कि उसने भारतीयों ने अन्य किसी भी संस्कृति से अपना संपर्क नहीं करा तो वह यह नहीं पहचान पाए कि विदेशी संस्कृतियां या अन्य देश कितना प्रगति कर सके हैं। तो ना तो वह युद्ध की श्रेष्ठता हासिल कर पाए, ना ही अपना सेना को संगठित उस लेवल पे कर पाए जितनी अन्य विदेशी सेनाएं थी, और ना ही वो अच्छे युद्ध साधनों का प्रयोग कर पाए। तो इस कारण से वे विदेशी राजनीतिक संबंधों से अपने को दूर रख करके उन्होंने अपना ही नुकसान किया और अपनी ही संस्कृति अपने ही दंभ में रहे। इस कारण से वे अन्य शत्रु को अपने से हमेशा हे दृष्टि से देखते रहे और उनको अपने से श्रेष्ठ न मानते हुए, अपने से नीचा मानते हुए वे सोचते थे कि वे आसानी से उन पर विजय हासिल कर लेंगे। तो ये कुछ कारण रहे जिसमें उनको पराजय हासिल हुई। थैंक यू।